हमने पूरे वर्ष भर जो भी पढ़ाई की थी, इस वर्ष कोविड-19 के बाद जो भी हमारा सिलेबस रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी पढ़ाई की थी, उसके अनुसार हमने आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा टेस्ट का जो है आयोजन किया था और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आपको, और उन क्वेश्चनों का आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। मैं जो पेपर कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है PLC03 पेपर कोड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी के साथ पेपर दिया है और काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आने की संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो भी हम मैटर दिया गया था आपको, उस मैटर का आंसर किस प्रकार से क्या है वो। तो सबसे पहला आपके जो क्वेश्चन था पेपर कोड PLC03 का, वो दिया गया था कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है, या पसीना निकलने से हमारे शरीर में क्या फ़ायदा है। ऐसा कह सकते हैं कि पसीने का क्या कार्य है, तो सबसे अच्छा काम ये होता है शरीर का तापमान नियंत्रण करना। ऑप्शन सी उसमें एकदम आपके करेक्ट होता। पेपर कोड मैं बात कर रहा हूँ PLC03 की, उसके अनुसार है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं अलग अलग प्रकार से, जो है अलग अलग पार्ट के हिसाब से अलग अलग संख्या पे मिलेंगे। अपने पेपर में खोज लें और उस हिसाब से कार्य करें मिलान का। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो अनुमस्तिष्क के बारे में, उनके कार्य के बारे में पूछा गया था। 4 कथन थे उनके अनुसार। यह है मस्तिष्क का वह भाग होता है जो एक भाग है पश्च मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। ये भी बात सही है, पहला बात भी सही है। ये मस्तिष्क काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25% नहीं, ये मस्तिष्क का लगभग 11 से 12% भाग है। छोटा भाग तो है लेकिन 11 से 12% भाग है। तो इसमें भी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है, क्योंकि ये गलत लाइन लिखी हुई है, हमें गलत का ही चयन करना है। अगला क्वेश्चन था मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो ध्वनि का संवेदन है 0.1 सेकंड के आसपास हमारे मस्तिष्क में बना रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने अपने हाथ को आँख से वापस खींच लिया। ये प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित है क्वेश्चन। तो इसमें आपके मेरुदंड की मुख्य भूमिका होगी। उसके बाद मस्तिष्क के कार्य होते हैं। पहला मेरुदंड का कार्य होता है आपके हाथ पीछे की तरफ खींचना, तो बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो यही है। मैंने बार बार यही कहा था कि हमारे मस्तिष्क को चलाना है, अगर सही तरीके हमारे शरीर को सही तरीके से चलाना है तो मस्तिष्क को सही रखो। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, मुख्य कौन है, समन्वय केंद्र, तो वो मस्तिष्क मुख्य समन्वय केंद्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होगा। तो ग्राम के अंदर बात हो रही है, तो 1200 से 1350 होता है, लेकिन हम 1400 तक, तो ये एक रेंज में होता है लगभग में, तो 1200 से 1450 ग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन था तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तो तंत्रिका आवेग विद्युत रासायनिक प्रकृति के होते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जो सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक, मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान सिनेप्स कहलाता है। ये एक सीधा सा फैक्टल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिनमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती होती है, जिन्हें कहा गया है। तो इन शाखाओं को कहा जाता है ध्रुमिकाएं। आपके इसमें डी ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां था निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए नहीं है, मतलब अनुमस्तिष्क का इनमें से कार्य कौन सा नहीं है। तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। यह है बोलने, देखने, सुनने, स्वाद लेने, सुनने,
बुद्धिमत्ता आदि जैसी कार्यों को नियंत्रित करता है, तो अनुमस्तिष्क का ये कार्य कभी भी नहीं है। तो ये अनुमस्तिष्क का लगातार दूसरा है। बाकी के दोनों ऑप्शन आप देखोगे तो उस क्वेश्चन से सेम मिलते ही है, तो इसमें आपके बी ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। कुल मिलाकर के मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित लगभग अभी जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके, ये दो भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, इसमें दो भाग होते हैं, उनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 80% तो देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क ही होता है। उसके बाद दूसरा बड़ा भाग होता है जो 12% के आसपास बनाता है, वो अनुमस्तिष्क होता है। बाकी बहुत कम मात्रा का या संख्यात्मक प्रतिशत दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम होते हैं। ये मस्तिष्क का अग्रशीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, बहुत बड़ा भाग है। उसके अलावा एक और दीर्घा, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतियों का समन्वय करता है। तो मांसपेशियों की गतियों का समन्वय प्रमस्तिष्क का कार्य नहीं है। प्रमस्तिष्क का कार्य आपके विचारने, इनसे संबंधित कार्य है। ये कार्य गलत हो जाता है, इसका ये कार्य नहीं है, तो इसमें आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसका कार्य नहीं है। उसके बाद आया हुआ था, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी होती है, ये टोटल 24 होती है, तो 12 जोड़ी हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। रेनिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। रेनिन हमारे जो है पाचन तंत्र का एक एंजाइम है और ये आमाशय से स्रावित होता है। इसमें ए, बी और सी दे रखा है, डी ऑप्शन इसमें आपके नदारत दिख रहा है, तो वो अग्नाशय लिखा हुआ था, उससे आगे था, ये प्रिंट मिस्टेक हुई थी, आपको बता दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कुपर कोशिकाएं मिलती है। देखो कुपर कोशिकाएं हैं वो आपके यकृत में मिलती है, यकृत से संबंधित है, ये एक ग्रंथि होती है उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ मिलती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय से संबंधित है, अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, ए ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा। श्वसन में प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, जो आपके शरीर के अंदर भौतिक ऊर्जा के रूप में काम आती है, फिर भौतिक ऊर्जा फिर रासायनिक ऊर्जा के रूप में काम आएगी, जो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधि होती है उनमें काम आती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था, वायु ग्रहण करते समय तनुपट कैसा हो जाता है। इसमें ये था चपटा हो जाता है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, विश्राम अवस्था में व्यस्क व्यक्ति की श्वसन दर। तो श्वसन दर 16 से 20 बार श्वसन प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाता है एक सामान्य मनुष्य द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 19 था कि सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है। फेफड़ों की क्षमता से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो 0.5 लीटर या 500 ml, एक ही चीज़ है दोनों, तो सी ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, फेफड़ों में श्वसन नली का अंतिम भाग। तो फेफड़ों की श्वसन नली का अंतिम भाग, या ऐसा कह सकते हैं फेफड़ों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई वायुकुप इकाई, बी ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, फेफड़ों की कुल जैव क्षमता होती है। तो फेफड़ों की कुल जैव क्षमता देखा जाए तो 5800 लीटर, या ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक मान सकते हैं कि बीच में आता 5.800 लीटर, तो अच्छा होता है, फिर भी हम सी ऑप्शन इसको सही मानेंगे, 5800 ml के आसपास होता है। मानव हृदय की जो उत्पत्ति है वो मेसोडर्मल होती है, क्योंकि सभी इसमें उत्तर नहीं आएगा, ध्यान रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था, सी एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हृदय के में संकुचन प्रारंभ होता है। तो हृदय में जो संकुचन है दाएं आलिन से प्रारंभ होता है, ये पहले भी आपको दिया जा चुका है कई बार क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद नीले संकुचन किससे के नियंत्रण में होता है, SAN के नियंत्रण में होता है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। एक क्वेश्चन आगे था आपके, रुधिर के
स्कंदन के लिए आवश्यक आयन, तो रुधिर स्कंदन की जब हम प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसमें डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था हेनले के लूप में होता है। देखो हेनले का लूप होता है उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। उत्सर्जन तंत्र के वर्कक के अंदर पाई जाने वाली ये संरचना होती है जिसके अंदर मूत्र, यूरिया, रुधिर, ग्लोमेरुलर और निस्यंदन। तो रुधिर नहीं हो सकता, मूत्र नहीं हो सकता, रुधिर, इसमें यूरिया भी हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी इसमें घुले हुए होते हैं। तो जो छनकर के आता है उसको कहा जाता है रुधिर ग्लोमेरुलर। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन था मानव नेत्र का लेंस होता है, तो इसमें मेगापिक्सल पूछा गया है, 576 मेगापिक्सल का होता है। सी ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था मानव नेत्र में देखने की अधिकतम सीमा होती है, तो मानव नेत्र में देखने की कोई निश्चित सीमा नहीं। यहाँ बैठे बैठे आप चांद तक को देख सकते हो, तो कोई आप दूरी निश्चित नहीं कर सकते, अनंत होती है। हाँ, न्यूनतम सीमा का अगर पूछा जाता है आपको तो 25 सेंटीमीटर मनुष्य के देखने की क्या होती है, जो है क्षमता होती है। ये अधिकतम सीमा पूछी गई है, तो अधिकतम के हिसाब से आपकी क्या होगा, अनंत, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था कर्ण अस्थि के मेलियस का आकार कैसा होता है, तो मिस मैंने कहा था 3 हड्डियाँ होती हैं, मिस हमारे कान में होती है। तो कर्ण अस्थि है वो हथौड़े के आकार की मेलियस होती है, वो ए ऑप्शन इसमें आपके हो जाएगी सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन था सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण होता है, तो सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण 3000 ग्लूकोज के अणु से मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन आपके था सेल्यूलोज कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अंतःग्रहण को कहते हैं, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कहीं भी आपको ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन में एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है, तो कार्बोहाइड्रेट कोशिका भित्ति के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ होता है जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन था मध्य पटलिका किसकी बनी हुई होती है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी हुई होती है। तो इसका एकदम सही ऑप्शन होगा 75 एंगस्ट्रोम। अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन था कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है, तो इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड होता है फास्फोलिपिड। अगला क्वेश्चन था आपके पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत होती है आपके द्वितीय भित्ति, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है, तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य मैंने आपको बताया था अर्धपारगम्यता और चयनात्मक पारगम्यता। तो यह कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का क्या करती है, नियमन करती है, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो संलग्न कोशिका के बीच प्रभावी परिवहन मार्ग का कार्य करती है, तो इसका एकदम सही उत्तर होगा आपके प्लाज्मोडेस्माटा, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके सेल्यूलोज अणु की खालजे संख्या मतलब 100 संख्या की श्रृंखला के बंडल को माइसेली कहते हैं और 20 माइसेली अणु मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रेल्स का अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार ये कोशिका भित्ति के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया है जिसमें डी ऑप्शन एकदम सही होगा 100 और 20। अगला क्वेश्चन था आपके रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा कहलाती है, तो रॉबर्टसन ने इकाई कला मॉडल प्रस्तुत किया था, कोशिका झिल्ली का ये एक प्रस्तुत मॉडल था। अगला क्वेश्चन था ये भी कोशिका झिल्ली से संबंधित ही है, जिसके अनुसार सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तुत मॉडल में कौन से अणु तरल अर्ध तरल में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन के अणु अर्ध तरल के रूप में बीच बीच में फंसे हुए पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा जीवद्रव्य को गुण नहीं है, तो जीवद्रव्य कोलाइडी विलीन होता है,
ये बयानता नहीं श्यानता शब्द था, आपको सही करवा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके अगला ऑप्शन था कोशिका का अजैव द्रव्य है, तो अजैव द्रव्य ही तो होता है कोशिका द्रव्य, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जैव द्रव्य आता तो एकदम सही होता है, क्योंकि कोशिका का अगर जैव द्रव्य है तो वह है जीव द्रव्य। और डी ऑप्शन भी सही है, तो कुल मिलाकर के इसमें सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यही आपके सही उत्तर होगा, क्योंकि नई के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन था जीव द्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। कुछ शब्द है कार्बनिक पदार्थ, अगर सीधा पदार्थ पूछा जाता तो जल होता, लेकिन कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही है तो इसमें आपके आएगा प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था सोलेनॉइड किस रचना से संबंधित है। तो सोलेनॉइड क्रोमेटिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था क्रोमेटिड का उपयुक्त अभिरंजन है। तो क्रोमेटिड का उपयुक्त अभिरंजन एसिटोकार्मिन होता है, एसिटोकार्मिन से यह अभिरंजित किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था केंद्रक झिल्ली का उद्भव किस कोशिकीय अवयव से होता है। तो केंद्रक झिल्ली है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक झिल्ली की बात हो रही है गोल्जी काई से, अंतर्प्रदेश जालिका से, लाइसोसोम से। तो आपको पता होगा कि केंद्र के चारों तरफ अंतर्प्रदेश जालिका का पूरा घेरा पाया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था राइबोसोम की उत्पत्ति किससे होती है। तो राइबोसोम की उत्पत्ति है वो केंद्रिक से होती है। यहाँ पर 80S प्रकार के राइबोसोम की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन था आपके आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय भाग को क्या कहते हैं। तो मैंने यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर लिखाया था आपको, तो दोनों को आनुवांशिक रूप से ही बताया था कि ये एक आनुवांशिक पदार्थ में पाए जाते हैं, और यूक्रोमेटिन को मैंने सक्रिय जरूर लिखाया होगा वहाँ पर। तो इसमें एकदम सही ऑप्शन यूक्रोमेटिन ही होगा। अगला क्वेश्चन था अर्धगुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है। तो अंतरावस्था के अंदर अर्धगुणसूत्रों का निर्माण होता है। ये ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कोशिका चक्र का किस प्रावस्था को डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहा जाता है। तो इसमें आपके एकदम सही उत्तर होगा एस प्रावस्था को संश्लेषण प्रावस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था आपके सामान्यतः जीवाणु कोशिका विभाजित होती है। तो जीवाणु कोशिका में असूत्री विभाजन पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्रारंभिक प्रकार की कोशिका है। ये ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था 55 कोशिका विभाजन के समय सूत्र युग्मन है या सिनेप्सिस की क्रिया किस प्रावस्था में होती है। तो जाइकोटिन प्रावस्था में होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का एक भाग है, जिसमें जाइकोटिन प्रावस्था के अंदर है सिनेप्सिस का निर्माण होता है। बी ऑप्शन एकदम सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन था कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो आधी से अर्धसूत्री विभाजन सीधा सा है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था डीएनए का द्विसूत्री मॉडल प्रतिपादित। तो द्विआण्विक मॉडल वाटसन एंड क्रिक। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था निम्न में से एक रज्जु की डीएनए पाया जाता है। एक रज्जु की डीएनए है 5174। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में आपके कैरोलस लीनियस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन था आपके प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक। तो प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कारक सुश्रुत थे। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। इन्होंने कटी हुई नाक को ठीक किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया। तो द्विजगत
प्रणाली के अनुसार जीवों को प्रोटिस्टा में प्लांटी में वर्गीकृत किया गया है। एकदम सही ऑप्शन आपके बी होगा। नहीं, गलत, प्लांटी और एनिमिलिया। सी ऑप्शन एकदम सही होगा, बी नहीं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी सेम ही था, ये 2 बार आ गया था क्वेश्चन, एक थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते हुए, तो इसमें भी प्लांटी और एनिमिलिया ही होगा। दोनों में सही ऑप्शन होने पर ही आपको क्वेश्चन के नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है? तो मोनेरा सबसे हम कह सकते हैं कि आद्य प्रकार का है, तो इसमें आपके सही युग्मन होगा, ए ऑप्शन एकदम सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, जीवाणु तथा नील हरित शैवालों को किस जगत में रखा गया है? तो जीवाणु व नील हरित शैवाल को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके, जीवाणु भोजी बने हुए होते हैं, तो जीवाणु भोजी न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन दोनों से मिलकर के बने होते हैं, तो सी ऑप्शन एकदम सही होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन के। उसके बाद 66 क्वेश्चन था, वायरस जनित रोग है, तो देखो पोलियो हमने बचपन से सुना है कि पोलियो का वायरस, तो सी ऑप्शन एकदम सही होगा इसमें। बाकी तीनों हैं वो जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन था, वायरस के प्रोटीन चोल को कहते हैं, तो वायरस के प्रोटीन चोल को कैप्सिड कहा जाता है, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। रोगकारक कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शनों के अनुसार सबसे छोटा जो रोगकारक है माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन था, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। बैंगन का लघु पर्णी रोग, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होगा, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, पादप जगत का जोकर, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपके माइकोप्लाज्मा एकदम सही होगा, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको पादप जगत का क्या कहते हैं? जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस से कौन सा एंटीबायोटिक बनता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है, हो सकता है ये आपको करवाया नहीं गया हो, लेकिन टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनके बारे में आपको लिखवाया जा चुका था, तो बाकी जो बचता है टेट्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही आपके एकदम सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहा जाता है? पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़, मैंने कहा था पादप का वह है कोई सा भी भाग जो अगर जिस संरचना से निर्मित होना होता है, अगर उसके अलावा किसी अन्य संरचना से निर्मित होता है, तो उसको अपस्थानिक शब्द दिया जाता है। यहाँ पर अपस्थानिक जो है जड़ या मूल उत्तर आएगा, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। गाजर की जड़ की आकृति शंकुरूपी होती है, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, आर्द्रताग्राही मूल्य पाई जाती है, तो आर्द्रताग्राही वेलामेल उत्तक के कारण अधिपात्मों में देखने को मिलती है, जैसे आर्किड के अंदर। अगला क्वेश्चन था, कुछ स्तंभों पर मिलने वाली धागे सदृश संरचना है, तो धागे जैसे सदृश संरचना होती है आपके परतान, ये ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके, जलकुंभी उदाहरण है, तो जलकुंभी भुज तारिका का उदाहरण है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। नागफनी जो प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो नागफनी एक मरुस्थलीय पादप होता है जो अपनी अनुकूलता के लिए विशेष होता है, क्योंकि जल की हानि को इसको बचाना होता है, इसलिए इसकी पत्तियां सुलू में परिवर्तित हो जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, और उसके अलावा इसका तना है चपटा होकर के पत्ती सदृश हो जाता है और उस पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इस वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा? तना, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, समांतर शिराविन्यास नहीं पाया जाता, तो समांतर शिराविन्यास एक बीजपत्री पादपों की पहचान है, और इसमें एकदम सही उत्तर होगा आपका बरगद, जो है एक द्विबीजपत्री पादप होता है। अगला क्वेश्चन था, बहुपीच की संयुक्त पर्ण का उदाहरण है, तो बहुपीच की संयुक्त पर्ण का उदाहरण आपके गाजर होगा, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, यौगिक असीमाक्ष पाया जाता है, यौगिक असीमाक्ष प्रकार का, इस ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो आपके कमलतास का जो पुष्प होता है वो यौगिक असीमाक्ष प्रकार का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अवृंत व एक लिंगी हो,
अवृंत और एक लिंगी प्रकार के पुष्पक्रम एक विशेष प्रकार के पुष्पक्रम में पाए जाते हैं, कैटकिन प्रकार के पुष्पक्रम में। अगला क्वेश्चन आपके था समशिक या कोरिम्ब प्रकार का पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? तो आइबेरिस, यही एक उदाहरण मैंने आपको लिखाया था और वही इसमें सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था दल विन्यास जिसमें पुष्पों के किनारे आपस में एक दूसरे को छूते हैं, रुकते नहीं, कहलाते हैं, तो कोर स्पर्श विन्यास कहलाता है। ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके भारत व इंग्लैंड की कौन सी वर्गीकरण पद्धति के आधार पर संग्रहालय व्यवस्थित किए जाते हैं? तो भारत और इंग्लैंड में बैंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति चलती है। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था वनस्पति विज्ञान निम्न में से किस अध्ययन के लिए उपयोगी है? तो पौधों के पुनर्स्थापन के लिए, दशानुकूलन के लिए सही है, खरपतवार के नियंत्रण में और उन्मूलन में ये बिल्कुल सही है, प्रदूषण नियंत्रण में तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित के केंद्र के अणु के अंदर की बात की जाए तो इसमें पोरफायरिन वलय पाई जाती है, उसके अंदर Mg उपस्थित होता है। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके वर्णक तंत्र सेकंड का संबंध है। तो वर्णक तंत्र सेकंड का संबंध जल के प्रकाशिक अपघटन से है, जहां से O2 मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन था प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड के अभिक्रिया केंद्र। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड के अभिक्रिया केंद्र P700 व P680 होता है। उसके बाद ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 90 O2 का उत्पन्न कौन होना किससे संबंधित है? O2 का उत्पन्न होना अभी बताया था जल के प्रकाशिक अपघटन, तो वर्णक तंत्र सेकंड से PS सेकंड, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था C3 व C4 पादपों का एक मुख्य अंतर करने वाली प्रक्रिया है। तो C4 और C3 पादपों के अंदर प्रकाश शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दोनों पादपों को अलग करती है, क्योंकि C4 पादपों और C3 पादपों में ये एक बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है, प्रकाश शोषण। बी एकदम सही ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन था प्रकाश शोषण की इकाई। तो प्रकाश शोषण की सबसे अंतिम इकाई होती है आपकी क्वांटासोम होती है। ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था जल के प्रकाशिक अपघटन में आवश्यक होता है। तो जल के प्रकाशिक अपघटन के अंदर Mn आवश्यक होता है, ध्यान रहे। Mn मैग्नीशियम है, वो पर जो हरित लवण का अणु होता है उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर Mn एकदम सही उत्तर होगा। ए प्रकाशिक अपघटन के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? CO2 व जल दोनों का ऑक्सीकरण नहीं, CO2 व जल दोनों का अपचयन नहीं। अगला क्वेश्चन था जल का अपचयन नहीं, जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो आपके पादप के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया है तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा, स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से क्रेंज आकारी की C4 पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला क्वेश्चन था आपके C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद, तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण पार में निम्न तरंग दैर्घ्य वाली पाई जाती है। तो 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य है, उसके बीच के प्रकाश को हम पार कहते हैं, जो पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन था अनोक्सी शोषण में कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? अनोक्सी शोषण के दौरान 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था जीवधर्मी शोषण में शोषण क्रियाधार होता है। तो जीवद्रव्य शोषण में शोषण क्रियाधार, देखो जीवद्रव्य शोषण की बात हो रही है। जीवधर्मी शोषण में शोषण के क्रियाधार की बात की जाए तो देखो वसा भी एक प्रकार का शोषण क्रियाधार है, उसके अलावा प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या है? शोषण क्रियाधार है।
शर्करा भी एक प्रकार का श्वसन क्रियाधार है, लेकिन बात हो रही है जीव द्रव्य श्वसन। जीव द्रव्य श्वसन को आपको पता है प्रोटीन, एकदम सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा ऊर्जा कहलाती है, इसमें एटीपी एकदम सही ऑप्शन होगा उत्तर ए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन था आपके पायरुविक अम्ल के एसिटिल को एंजाइम ए में रूपांतरण कहाँ पर होता है? तो एसिटिल को एंजाइम का जो रूपांतरण है देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार अगर हम उत्तर को देखें तो मैट्रिक्स के अंदर होगा। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। हकीकत यह है कि एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होता है, और पायरुविक अम्ल का निर्माण जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंतर्गत होता है तो उसके एंड में जब पायरुविक अम्ल बनता है वो एसिटिल को एंजाइम ए बनाता है, और उसके बाद अगर ऑक्सीशोषण होता है तो क्रेब्स चक्र शुरू हो जाता है, और जहाँ पर जाकर के हमें आगे के अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये होना तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में जो है वो मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम इस मैट्रिक्स को एकदम सही मानेंगे। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH के दो अणु यदि मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो कितने अणु ATP के बनते हैं? तो इसके द्वारा टोटल 6 अणु ATP के बनते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP के बनते हैं? तो ATP के टोटल 36 अणु का निर्माण होता है पेंटोज फास्फेट पथ के अंतर्गत। ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला एकमात्र 5 कार्बन युक्त, देखो 5 कार्बन युक्त एकमात्र एल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल 5 कार्बन युक्त होता है। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था पेंटोज फास्फेट पथ कोशिका के किस स्थल पर संपन्न होता है? तो पेंटोज फास्फेट पथ है कोशिका के अंदर है, वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था अंतःकण को संतुलित स्थापित करने वाला भाग है, तो अंतःकण को संतुलित स्थापित करने वाला भाग होता है सेल्कुलस, यूट्रिकुलस और अर्धवर्ताकार नलिकाएं। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। की पहचान करना, तो असंगत की पहचान के हिसाब से देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। दृष्टि पटल या रेटिना, ये सबसे भीतरी शलाकाओं एवं शंकु से निर्मित परत होती है, तो बिल्कुल ये शंकु और शलाका कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। उसके बाद अंधबिंदु, ये पीला दिखाई देता है, नहीं, अंधबिंदु पीले से कोई संबंध ही नहीं है, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन था परितारिका, ये काला, भूरा व नीले रंग कहा जा सकता है। हाँ, ये कलर से संबंधित ही होती है हमारी आइरिस। लेंस मुलायमी जिलेटिन से बना हुआ होता है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अंधबिंदु जो गलत दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य, तो एपिग्लोटिस हमारे श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र दोनों के अंदर हम पढ़ते हैं इसको। इसका मुख्य कार्य श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि ये भोजन को जो है श्वास नली में प्रवेश को रोकने का काम करता है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या, तो देखो मनुष्य के फेफड़ों के अंदर दोनों फेफड़ों में थोड़े से अलग अलग जो है खंड पाए जाते हैं। बाएं फेफड़े के अंदर 2 और दाएं फेफड़े में 3 खंडों में विभक्त होता है। बाएं फेफड़े के पास में हृदय पाया जाता है, तो थोड़ी सी खांच भी पाई जाती है, आपको पता हो तो इसमें 3 एकदम सही हो, 2 एकदम सही होगा। बाएं फेफड़े के अंदर 2 खंड पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं? तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह ए बी, बी और ओ टोटल 4 प्रकार का होता है, तो दोनों उपस्थित है तो ए बी आएगा। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था कूट का मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो कूट का मिलान कर सही उत्तर का अगर चयन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें डी ऑप्शन एकदम सही बैठेगा, जिसमें प्रथम जो आपको ये दिया गया है पुष्प सूत्र वो है फेबेसी का, द्वितीय पुष्प सूत्र आपको दिया गया है वो दिया गया सोलेनेसी का, और तृतीय जो पुष्प सूत्र दिया गया वो लिलियेसी कुल का दे रखा है। कीजिए ये कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में
बताया गया है। तो प्रावस्थाओं के हिसाब से देखा जाए तो G1 पहला आती है, उसके बाद संश्लेषण फेज आती है, फिर ग्रोथ सेकंड आती है और फिर एम प्रावस्था आती है। तो डी ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और उस कथन के आधार पर इन जो कूट क्रम का है मिलान करना था। तो केल्विन चक्कर में CO2 का प्रथम ग्राही, तो CO2 को सर्वप्रथम ग्रहण करने वाला RuBp होता है। RuBp को ग्रहण करने के पश्चात अगला जो है उत्पाद बनता है, तो ये तो सही है। C3 चक्कर में प्रथम स्थायी यौगिक 3PGA होता है, तो 3PGA एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, वायरस को क्रिस्टलीकृत नहीं किया जा सकता। नहीं, वायरस का क्रिस्टलीकरण तो प्राप्त किया गया था, तो ये गलत है। उसके बाद अगला था, BDNA में एक कुंडलन की लंबाई 44 एंगस्ट्रॉन होती है। नहीं, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। BDNA की बात रही, वाटसन और क्रिक के DNA मॉडल के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो BDNA का मॉडल ही था, और वो 34 एंगस्ट्रॉन की एक कुंडलन की लंबाई होती है और इसके अंदर 10 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 ऑप्शन भी गलत है। अब हम कूट मिलान करके देखते हैं। केवल 4 नहीं, केवल 4 नहीं कह सकते क्योंकि तीसरा भी तो गलत है। फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट वाला सही है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ, हाँ, C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, सटीक उत्तर एकदम C। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो श्वसन केंद्र मोडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होता है, MOC ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि अगर हम कहें तो वो होती है यकृत, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि नहीं है। छोटी अग्नाशय ग्रंथि तो होती है लेकिन बड़ी ग्रंथि नहीं है। छोटी आंत और बड़ी आंत कोई ग्रंथियां हैं ही नहीं, तो यकृत, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, मोनेरा जगत का सदस्य है। ये क्वेश्चन इससे संबंधित एक पहले भी आ चुका है, बस थोड़ा सा फर्क है, वहाँ नाम का फर्क है। यहाँ बैक्टीरिया नाम दे दिया गया है, तो ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, जीवाणु में नहीं होता। तो जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, चाहे इसी तरह इस प्रकार को हो लेकिन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांगों का अभाव होता है जीवाणु के अंदर, तो C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन था, दलहनी पौधों की जड़ों को ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, C ऑप्शन एकदम सही होगा। हालांकि और भी है लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दलहनी पादपों का, तो लेग्यूमिनोसी कुल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत के प्राणी सुकेंद्रिक के एक कोशिकीय होते हैं, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, गेहूं के कीट रोग का कारक। तो गेहूं में कीट रोग एक कवक द्वारा होता है जिसका नाम होता है पक्सीनिया, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, मानव के कवकों द्वारा उत्पन्न एक मुख्य व्याधि है। व्याधि का मतलब होता है रोग। रिंग वर्म एक या दाद, खाज, खुजली, ऐसा हम कह सकते हैं। रिंग वर्म दाद रोग है ये होता है। बाकी तीनों जीवाणु जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन था, पेनिसिलिन प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की बात की जाए तो पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त होता है और पेनिसिलिन ट्राइसोजिनक से भी प्राप्त होता है। इन दोनों से C ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, दिनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया। तो दिनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया, C ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था, किस कुल में चतुर्थी पुकेसर होते हैं। तो ब्रेसिक्रेसी, क्रूसीफेरी, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसमें क्रॉस में होते हैं चारों जो है पुकेसर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उत्तक है। तो एक प्रकार का उत्तक मैंने रक्त पढ़ाते वक्त लिखा था, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तो C ऑप्शन एकदम सही होगा। आहार नाल, यकृत और अग्नाशय ये अंग हो गए अलग अलग प्रकार के। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही माना जाता है। सर्वग्राही, सबसे लेने वाला, यानी कि आप समझ ही गए होंगे। इसमें उत्तर हो जाएगा AB, C ऑप्शन एकदम सही। AB रक्त समूह है, सबसे रक्त ले सकता है। उसका कारण यह है क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार के प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। A और B प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, प्रतिजन दोनों पाए जाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर आधे बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन में अगर हिसाब से देखा जाए तो नील हरित सवाल, ये ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन था वनस्पति संग्रहालय क्या होता है। तो वनस्पति संग्रहालय वो होता है जहाँ पर पादपों का जो है नमूनों को एकत्रित करके रखा जाता है। देखो, शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह नहीं, औषधि पौधों का बाग नहीं, सिर्फ औषधि पौधों का नहीं, हर प्रकार के पौधे का हो सकता है। वर्गीकरण के हिसाब से बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति के अनुसार से इनको स्टोर किया जाता है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग नहीं, जड़ी बूटियों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। तो HCl नष्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन था mRNA के अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन निर्माण की क्रिया हो रही है, तो राइबोसोम, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन की बात करें तो छोटी आंत में होता है, वैसे मुख से भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन नीचे वाला ही है, जस्ट देखो। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में के अंदर पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन था कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होता किंतु पाचन में सहायक होता है। तो पित्त रस के अंदर है, पाचक एंजाइम तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पाचन की क्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन था पित्त रस स्त्रावित होता है या पित्त स्त्रावित होता है। तो पित्त लीवर या यकृत से स्त्रावित होता है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है। तो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। इसकी कमी से आपको पता है मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से ब्लड के अंदर है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन था आपके पेप्सिन बदलता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139, इनसे दांतों की संख्या है वो 8 होती है, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता। तो मनुष्य के अंदर स्टार्च का पाचन होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, सेल्यूलोज का नहीं होता, डी ऑप्शन। ये पशुओं के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन था ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्त्रावित होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम की बात की जाए तो देखो लीवर से नहीं और अमाशय से, यहाँ से तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी बचे अग्नाशय से और डेडुनम से, तो मैं यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा अग्नाशय से, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपके अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ए ऑप्शन एकदम सही होगा, क्षारीय प्रकृति। अगला क्वेश्चन था आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रावन करने वाली कोशिकाएं, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था पित्त द्वारा वसा का पायशीकरण। तो वसा का पायशीकरण है वो अमाशय में नहीं होता, यकृत में नहीं होता, ग्रहणी में आपको पता हो तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन यही होता है, तो ग्रहणी, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था कौन सा एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम में पैराकेसिनेट में परिवर्तन करता है। तो रेनिन एंजाइम, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके था निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हमने अभी श्वसन गुणांक वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जिसका श्वसन गुणांक कम होता है वो अधिक मात्रा में जो है सब ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो इसमें सही उत्तर होगा वसा, बी ऑप्शन एकदम सही। उसके बाद अगला था नेफ्रॉन का संबंध है। तो नेफ्रॉन का जो है किडनी के अंदर पाई जाती है, उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाती है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। क्वेश्चन संख्या 148, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, खाल के दे रखी है। तो लीवर के अंदर ऑर्थेनिन चक्र होता है, जिसके अंदर क्या होता है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, बाकी किडनी छानने का काम करती है, तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो इसमें होगा आपके मूत्र वाहिनियां 2 पाई जाती है, दोनों वक्क से निकल करके मूत्र को कहाँ लेकर के आती है, मूत्राशय में लेकर के आती है, तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन था किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, मतलब उसको बनाने वाली इकाई। तो किडनी की संरचनात्मक इकाई आपको पता है कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। इस प्रकार आपके आज के जो पेपर था उसका आंसर जो थे वो इस प्रकार से थे, और आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर है वो
भली भांति प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी आंसर्स पे डाउट है तो वो मेरे से कक्षा में चर्चा कर सकता है, या फिर मैं ऑनलाइन आप कमेंट्स कर दें, जिसे आपके उत्तर का जो है सॉल्यूशन और अच्छी प्रकार से बता सकूं। धन्यवाद।